सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक आज बरतानिया में सर जोड़ कर बैठेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की हकीकी फ़ौजी ताकत इससे कई ज़्यादा है जितनी ट्रम्प इंतज़ामिया ने अवाम के सामने जाहिर की है। दूसरी जानिब वाइट हाउस तर्जुमान ने इस रिपोर्ट को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीकी मीडिया एक मरतबा फिर ईरान के हक़ में प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात बचाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गैर मामूली किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है और खुला रहेगा। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ईरान से सीज़ फायर की डेडलाइन अभी तय नहीं की गई है, वक़्त तयन कमांडर इन चीफ करेंगे। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 36 से 72 घंटों में अमरीका ईरान मुज़ाकरात को मुमकिन भी करार दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट से वाबस्ता सहाफ़ी कैल्टन डोर ने कहा है कि उन्हें ट्रंप और पाकिस्तानी ज़राए ने बता दिया है कि बातचीत जुम्मे को मुमकिन हो सकती है, जबकि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने जुम्मे को भी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हतमी तस्दीक से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक भी और है इस हवाले से जुम्मे के दिन को अहम तो करार दिया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है और अंदर की खबरें क्या हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। सबसे पहले एहतशाम साहब, वही खबरें वही बातें बार बार, अंदर की खबर आपके पास क्या है, इस हवाले से बताइएगा। जुम्मा अहम तो है लेकिन अभाम अभी भी बाकी हैं। देखिए, बहुत से हवालों से तो चीज़ें जिस तरफ जानी चाहिए थी तवक्कुआत के मुताबिक वो तो माज़रत के साथ मारूफ नहीं हुई, लेकिन इसमें अब ये देख लें कि जिस तरह पूरी दुनिया का फोकस इस्लामाबाद की तरफ हो चला है और ये डी एस्केलेशन की बात हो रही है जिसके सियासी और इक़्तिसादी नुकसानात पूरी दुनिया में होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये वो बड़ा एक सीरियस दबाव है जो ख़ास तौर पे अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो जितनी जल्दी हो जंग बंद करवाएं। देखिए, उनके लिए जो मुश्किलात हैं, आप देख लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब ये समझती है कि ये जंग शुरू करके ईरान को विक्टिम बनाया गया है। ये दैट डिडंट गो वेल विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि गलती हो गई है, इसको सॉरी करके वापस आए। अब मसला ये है कि ईरान ये समझता है कि इस सारी सूरत हाल में नाजुक पोजीशन जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की है। उनका ख्याल है कि हम इसको ईरानी के हम कैश करा सकते हैं, हम दबाव डाल के अपनी बात बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब जो खबरें हैं, मेरी तलात हैं मारूफ को ये है कि पाकिस्तान उनको ये कह रहा है कि साइमल्टेनियसली आपको जो है ना वो पीछे हटना पड़ेगा। पहले तो ये कि जो ब्लॉकेट किया हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, उसे ख़त्म करें। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ईरान को कि जो आपने इसको बंद किया हुआ है आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। वैसे तो आपको पता है जब हमारे फील्ड मार्शल गए थे उसके बाद उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी थी, फिर जब आप उसका ब्लॉकेट किया गया तो फिर दोबारा इसमें आ गए। अब जो नई बात इसमें है ना, वो बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी। अब इस वक्त चाइनीज़ जो है ना बहुत मारूफ एक्टिव हो गए हैं। कुछ इतलात मेरी ये हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिल के एक जॉइंट ड्राफ्ट बना रहे हैं और ये शेयर किया जा रहा है तेहरान में भी, वाशिंगटन में भी, कि जो जिन नुकात पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं उनको कम कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ दोनों को कही जा रही है कि जी ये CBM के तौर पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे आप ये दोनों आबनाए हुर्मुज़ पे ब्लॉकेट ख़त्म करें अमेरिका और ईरान खोल दे ताकि बातचीत का दरवाज़ा खुल सके। देखिए, दोनों टीमें तैयार बैठी हुई हैं, गई हैं, आई हैं, फिर बैठी हुई हैं आने के लिए। लेकिन अब मसला थोड़ा सा जो गंभीर हुआ इस वजह से कि ईरानी समझते हैं कि जी जिस तरीके से ब्लॉकेट किया गया है ये गलत किया गया है। वो ये कहते हैं कि आप 2 जहाज़ वहाँ पे जो आपने देखा है, एक लाइबेरिया का, एक गालिबन क्यूबा का, आप उठा के उसको ईरान के अंदर ले गए हैं, वो उसको छोड़ें आप। तो ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ईरान को समझाया जा रहा है कि देखें आपके पास गलती के चांसेस कम हैं, अमेरिका गलती करके शायद सुधर जाएगा या उसको कवर कर लेगा, आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। एक और लफ्ज़ कहा जा रहा है कि देखें, उनको बताया जा रहा है कि डिप्लोमेटिक सलूशन लैप्स नहीं करना चाहिए। ईरानियों को बात समझाई जा रही है और ये कि किसी तरीके से आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए, बजाय इसके कि आप बयानबाजी करें, मीडिया वॉर करें और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है उसके जवाब में आप भी कहें और आप कहें कि जी ये मीडिया वॉर जब तक ख़त्म नहीं होगी हम नहीं आएंगे। तो ये उनको समझाया जा रहा है ये ना करें। दूसरी मेरी इत्तलात मारूफ ये है कि बड़ी हद तक ईरान जो है ना वो एग्री कर गया है, बल्कि कंसीड कर गया है कि न्यूक्लियर के मामले में 440 किलोग्राम जो 900
पाउंड बनता है एनरिच्ड यूरेनियम हाईली एनरिच्ड, उसको किसी तरीके से उस पर बात मान लेगा, किसी को दे देगा, कुछ कर लेगा, उसने इस पर अपनी पोजीशन जो है ना वो जिसको कहना चाहिए पीछे हटा है। नहीं एहतशाम साहब एक सेकंड, लेकिन कल ही मैं स्टेटमेंट पढ़ी थी इस हवाले से, वो तो कह रहे हैं कि ये जो यूरेनियम वाला मामला है इसके ऊपर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई बात ही नहीं हुई है, ये तो एक वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ईरानी मीडिया तो क्लेम कर रहा है कल से। देखिए मारूक, इस पे मैं आपको बताऊं ग्रेटली इस पे सारी चीज़ें तय हो गई थी। बार बार ये भी बात हुई है, जिनेवा अकॉर्ड जब हो रहा था, जिनेवा में जब मायदा हो रहा था, ओमानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जब फॉरेन मिनिस्टर बात करा रहे थे, तो वो आपको याद होगा जो अपना अब्बास अराक्ची ने कहा था कि वी वर इंच अवे फ्रॉम दिस पैक्ट, तक तैयार थे, इंचेस अवे फ्रॉम द टैक्ट, लेकिन वो नहीं हो पाया था। देखिए उसमें भी ईरान ने कंसीड कर दिया है। अब लेटेस्ट इत्तलात यही हैं कि चाहे उसको डाउनग्रेड करेंगे, चाहे किसी और धात में उसको तब्दील करेंगे, चाहे अमेरिका को भेज देंगे, चाहे थर्ड पार्टी को देंगे, ये वही जो JCPO में तय हुआ था कि 3.5% तक एनरिचमेंट वाला मामला। अमेरिकन थोड़े से बहुत ज़्यादा इस हवाले से वो हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने इस हवाले से कोई किसी किस्म का भी जो NPT के तहत आपके इख्तियारात भी हैं कि आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आप बिजली पैदा करेंगे, उसकी भी इजाज़त नहीं। ये भी उनको कहा जा रहा है कि ये भी एक चीज़ है। आखिरी बात मारूक इसमें यह है कि अमेरिका को ये बताया जा रहा है कि भाई अगर आप देख लें उनके अगर खदशात ऐसे हैं कि दोबारा हमला होगा, आप नो एग्रेशन पैक्ट कर लेना ईरान के साथ, वहाँ पे भी इस तरह की बातें हुई हैं। और फिर ये जिस तरीके से ईरान के बारे में उनकी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनके अपना रिजर्व जो क्या कहते हैं एसेट उनको अनफ्रोज करके उनको मिल जाएंगे, ये वो विन विन सिचुएशन है जिसको बनाई जा रही है। पाकिस्तान लास्ट मिनट पे अभी भी यही एफर्ट हो रहे हैं कि किसी तरीके से जुमे वाले दिन सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, ठीक है चिश्ती साहब, अब हम देख रहे हैं कि ये मामला सब कुछ एक तरफ होकर अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जो नाकाबंदी है, जो उसको कॉर्डन किया गया है, उस पर आके अटक गया है। ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि ये अगर खुल जाएगा तो फिर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा मामला ये कि ट्रम्प की जो बातें हैं, जिस तरह से वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करें, उसको थोड़ा कम करें, तो वकार की बेस के ऊपर, वकार की बुनियाद के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते खुलें। क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये सिचुएशन चेंज हो रही है, या जो कल का दिन है यानी जुम्मे का दिन, उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है? आप क्या समझ रहे हैं इस पूरे सिचुएशन के ऊपर? बहुत शुक्रिया मारूख और एहतशाम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए इस वक्त वॉर ऑफ ऑप्टिक्स हो रही है। जो मिसाइल्स और वेपन्स की जंग तो 40 दिन दोनों मुल्कों ने लड़ रही, उसके अंदर जो रिजल्ट आया वो दुनिया के सामने है। हम कई साल शायद तजिया करते रहेंगे कि कौन जीता, किसने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल किए, किसने कामयाबी से रेजिस्ट किया, किसने सर्वाइव किया, किसने सस्टेन किया। लेकिन अभी जो जंग हो रही है, जो जब से सीज फायर हुई है, दोनों साइडें ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि सीज फायर भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से हुई है, इंडिविजुअली उनकी, और जो मुआहदा होने जा रहा है और जब भी होगा वो हर दोनों साइडें समझती हैं कि मेरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मेरी बार्गेनिंग लीवरेज ज़्यादा है। अच्छा, अगर उस पर बार्गेनिंग लीवरेज साबित की जाए तो फिर डाटा निकाल लेंगे हम जैसे स्टूडेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी या मिलिट्री एयर पावर, तो वो पता लग जाएगा कौन हावी है और कौन इतना हावी नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ पे एक डिल्यूजन की जंग है। डिल्यूजन होता है सेल्फ बिलीफ, आपको लगता है कि मैंने ऐसा ही किया है, जो आपका यकीन होता है। दोनों साइडें ये चाहती हैं कि अपने आप को बताएं कि हमने जंग जीती है। दूसरी है ऑप्टिक्स की जंग। ऑप्टिक्स की मैं इसलिए साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सीज फायर के बाद ईरान ने खोल दिया था एज अ गुडविल जेस्चर, तो मेरा ख्याल है अमेरिका को भी चाहिए था कि ये जो उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है अनडू कर देते, बिकॉज टेक्निकली ये एक्ट ऑफ वॉर होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सीज फायर भी कर रहे हैं लेकिन एक्ट ऑफ वॉर भी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये किया है अमेरिका ने कि जब उन्होंने बैरी जहाज पकड़ा, फिर उसको इंस्पेक्ट किया, फिर उसका इंजन डैमेज किया और फिर वीडियो रिलीज कर दी। ये मैं कल से कह रहा हूँ कि ये है एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जब एक आपका सीज फायर चल रहा है तो आपने जो पनिश करना था, जो इंसल्ट करना था, वो 40 दिन में करना था। लेकिन जब सीज फायर हो गया है और आप मुज़ाकरात की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, तो फिर ये मौका गलत है। ये इल टाइम्ड पॉलिसी थी मेरे हिसाब से, इल मैनेज थी मेरे हिसाब से। उसकी वजह ये है कि आप ये साबित करके सिर्फ एक बहरी जहाज को पकड़ के वीडियो रिलीज करके ये साबित नहीं कर सकते कि मैं जीता हूँ। इसको मैं ऑप्टिक्स की जंग कह रहा हूँ। अमेरिका की बहुत ज्यादा काबिलियत है, हम सबको पता है कि उसके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके पास 90 के करीब डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके पास 70 के करीब सबमरीन्स हैं, 2,70,000 मैन पावर है उनकी नेवी की। किसको शक है कि सबसे बड़ी नेवी है? लेकिन एक शिप को पकड़ के वीडियो रिलीज साहब ये फरमाइएगा जी, चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दोनों साइड लेके बैठ गए हैं और ये वही बात हो रही है कि हु ब्लिंक फर्स्ट, तो मेरा सवाल आपसे है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अपने लोगों का दबाव है कि जी आप जंग से निकले हैं, मुश्किलात पैदा की हैं। आप समझते हैं कि ईरान भी कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेट कर रहा है कि इनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया जाए और अल्टीमेटली अगर खुदा ना खास्ता ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये नेगोशिएशन लैप्स करती हैं, आगे नहीं चलती, तो आप नहीं समझते कि ईरान का भी अल्टीमेटली बड़ा नुकसान होगा?
और इसमें ईरानियों को भी चाहिए कि कुछ थोड़ा कंसीड करें और बजाय बयानबाजी दोनों तरफ की साथ लेके चलें कि जी इक्वल सतह पे हमने इक्वल सतह पे एक दूसरे को गाली निकालनी है माजरत के साथ, उससे पीछे हट जाए। जी शाम साहब, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी। वो इसलिए कि देखिए, जब जंग खत्म हो जाती है तो जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, तो आप कन्वर्ज करते हैं वापस मुज़ाकरात की तरफ। जब ये पिछली दफ़ा इस्लामाबाद में हुए थे मुज़ाकरात, तो मुझे एक ही खदशा यही था कि तीसरे दिन बैठ गई थी दोनों साइडें। ये एक जंग का नेचुरल कूलिंग पीरियड होता है। कूलिंग पीरियड ये होता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी होती है, आपको न्यू फाउंड सिचुएशन देखनी होती है, आपने अपनी स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस वर्सेस चैलेंजेस अपने भी और दुश्मन के भी रियलिस्टिक नज़र से देखने होते हैं, ऑप्टिकली नहीं देखने होते। वरना तो जोम हर मुल्क को होता है कि हम जीते हैं, लेकिन जब आप रियलिस्टिक चेक करते हैं, ग्राउंड चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो फिर आपकी डिमांड भी उस हिसाब से टेलर होती हैं, आपकी तवक्कुआत भी उस हिसाब से होती हैं, और एम्बिशन और ड्रीम भी उसी हिसाब से टेलर और मॉडिफाई होते हैं, या डाउनग्रेड होते हैं या अपग्रेड होते हैं। अब ये जो आप ऑप्टिकली अब दोनों मुल्क साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसके अंदर खतरा यही होता है कि अगर आपने करेक्ट एनालिसिस नहीं किया अपनी स्ट्रेंथ का, तो वो बैकफायर भी कर जाता है। यानी आज आपको ईरान हो या अमेरिका हो, अगर वो आज ये रियलाइज करें, ओवर एस्टिमेट कर ले अपनी सलाहियत को, तो जाहिर है खास तौर पर ईरान का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी अभी भी है, उसके पास एसेट्स अभी भी है, उसके पास फाइटर जहाज अभी भी बहुत हैं, उसके पास असला अभी भी बहुत है। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान जरूर सस्टेन और सर्वाइव कर पाया है, लेकिन फिर आपको वैल्यू में कन्वर्जन फौरन कर लेनी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ की। एक हद से ज्यादा जब आप डिले करेंगे, तो फिर खुदा ना खास्ता ईरान की मिथ भी खत्म हो जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं कि नहीं उसमें बड़ा स्टेमिना है, लेकिन हो सकता है किसी स्टेज पर स्टेमिना ओवर एस्टिमेट किया गया हो। तो आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करना होता है इनटू एन एडवांटेज ऑफ मिलिट्री एंड द पीपल। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सोलर सारिफीन के लिए एक खबर है, वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर बिजली, और अब सोलर के लिए नैपरा से लाइसेंस लेने की खबरें आवाम का दिल दहला रही हैं। अवामी शिकायत यह है कि हुकूमत एक एक करके टैक्सों का बोझ बढ़ाती जा रही है। और ख़बर यह है कि वजारत तवानाई ने सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सारिफिन के लिए नैपरा लाइसेंस को लाजमी करार दे दिया है। बिजली पैदा करने के लिए हर सारिफ को बाज़ाब्ता इजाज़तनामा भी हासिल करना होगा। 25 किलो वाट तक के सिस्टम्स पर दी जाने वाली मुफ्त लाइसेंस सहूलत ख़त्म कर दी गई है, और अब 1000 रुपये फ़ी किलो वाट के हिसाब से इजाफी फ़ीस अदा करनी होगी। ज़राए नैपरा के मुताबिक वजारत पावर डिवीज़न ने सोलर सिस्टम तरमीम के तहत नैपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया है। सार्फिन को लोड के मुताबिक फ़ीस की मद में नैपरा के नाम का पे ऑर्डर भी अदा करना पड़ेगा। एक जानिब तो रिलीफ देने के दावे हैं, बातें हैं, और दूसरी जानिब ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत के इस फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। क्या इसके असरात मुरतब होंगे, और क्या वाकई ये जो सारी तमहीद बांधी गई है इसमें सच्चाई है भी या नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त हसनात अहमद खान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हसनात साहब, इस पूरे मामले को यकीनी तौर पे आप बहुत करीब से देख रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं कि ये जो इकदाम हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं, एक जानिब तो बार बार कहा जा रहा है कि सोलर पर मुंतकिल हो जाएं, बिजली बचाएं, और इस तरह के बड़े सारे दावे और वादे, और दूसरी जानिब ये बोझ, आप समझते हैं कि अवाम इसके बाद फिर इस तरफ आएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत शुक्रिया आपको आपका इस प्रोग्राम में लेने के लिए और इस चीज़ के ऊपर टॉपिक पे हम पीएसए का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा मैं डिफर करूँगा जो आजकल मीडिया के ऊपर एक ही हाइप क्रिएट की हुई है, प्लस जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से एक हाइप क्रिएट की हुई है कि दैट देयर इज़ अ न्यू पॉलिसी और न्यू रूल्स ऑन नेट मीटरिंग एंड नेट बिलिंग पॉलिसी। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई भी नया रूल या नई पॉलिसी नहीं आई, ये वही रूल, ये वही पॉलिसी है जो कि ये अभी पिछले 3 माह पहले जो जनवरी में आई थी या फरवरी में नेपरा ने निकाला था एसआरओ। इट इज़ द सेम एसआरओ, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, पीएसए पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन नेपरा को ज़रूर ये रिकमेंड करती है कि इस फीस की या उनको लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट उनका एक खाम का एक जो बोझ है वो बढ़ेगा काम का। पहले भी जो लाइसेंस है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि आज से कुछ साल पहले जो 1 किलोवाट से 25 किलोवाट तक के जो लाइसेंस होते थे वो नेपरा ही देती थी और उसकी सेम फीस वो लेती थी। लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा पाइलअप हो गया, इतना काम इकट्ठा हो गया, जो उन्होंने छोड़ के डिस्कोस की तरफ दे दिया, और फिर डिस्कोस नेपरा 2 डिस्कोस है वो लाइसेंस देते थे
और वो फीस भी लेते थे। अब वापस जब नेट बिलिंग की तरफ ये पॉलिसी नहीं आई है, तो उस नई पॉलिसी के अंदर इन्होंने वापस नेपरा ने अपनी तरफ ले लिया इस 25 किलोवाट तक के लाइसेंसेस को भी। तो लिहाजा ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट हाँ, हम ज़रूर नेपरा को कहते हैं कि इस चीज़ को अगर वो लेकर चल रहे हैं तो दोबारा बोझ पड़ेगा और दोबारा टाइम लगेगा, दोबारा लोगों का टाइम ऐड होगा, लेकिन देयर इज़ नो न्यू पॉलिसी। तो जो हाइप क्रिएट की हुई है इस टाइम मीडिया के ऊपर भी लोगों ने, प्लस यूट्यूबर्स ने गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, ये गलत है। साथ में हम बताते चलें कि अभी जिस तरह, और ये जो पॉलिसी है या जो रूल है, ये पुराने किसी भी कंज्यूमर पे इफेक्ट नहीं होगा। ये न्यू जो रूल, जो नया नेट मीटरिंग क्लाइंट आएगा, नेट बिलिंग क्लाइंट आएगा, सिर्फ उसको नेपरा से लाइसेंस लेना है, एंड दिस इज नॉट न्यू। अच्छा हसनात साहब, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? यही तो सवाल है, और अवाम का भी यही सवाल है कि इसकी जरूरत ही क्यों महसूस की जा रही है? जाहिर सी बात है, अवाम पे तो बोझ ही पड़ा ना एक तरीके से। नहीं मैम, इट्स नॉट न्यू एक्चुअली। जो लाइसेंस है वो तो हमेशा होना ही है ना। देखिए, यहाँ तो वो डिस्को लाइसेंस देती थी या नेपरा लाइसेंस देती थी। तो जब अगर लाइसेंस तो एसआरओ के अंदर है कि 5 साल का लाइसेंस मिलेगा या 7 साल का लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस कैंसिल होगा या लाइसेंस खत्म होगा तो फिर नया रिन्यू होगा। तो लाइसेंस तो इज देयर। हाँ, लाइसेंस की फीस जो है वो भी लेते थे पहले, तो इट्स नॉट न्यू। मतलब हम बिल्कुल ये बात डिफरेंट कर रहे हैं पीएसए वाले, और वैसे भी जो सोलर लगा रहे हैं, जो सोलर को जानते हैं पिछले काफी अरसे से। और ये जो फीस भी है ये नेपरा ने लगाई है, मतलब नेपरा अपनी तरफ ये इस लाइसेंस को लेकर गया। ये मिनिस्ट्री का इसमें कोई काम नहीं है, इसमें मिनिस्ट्री का कोई अमल नहीं है। सही है, ठीक है। एहतिशाम साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से हसनात साहब कह रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी मौजूद था, कोई नई पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि जो अब जो नए सार्फिन है उनके लिए ये चीज़ है, तो जो ऑलरेडी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो सोलर सार्फिन हैं, वो भी हमने देखा है कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से आवाज़ें उठाते आए हैं कि वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो अब क्या समझ रहे हैं कि हसनात साहब की बात से आप डिफर करेंगे या अग्री करेंगे? देखिए मारूफ, वो कहते हैं ना, लाइटर नोट से बात शुरू करते हैं कि बद से बदनाम बुरा। अब हमारे यहाँ हो क्या रहा है? सारी दुनिया में रेगुलेटरी बॉडीज, अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के मफादात को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। जितनी माजत के साथ हमारी हैं, इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी की सारी हुकूमत के लिए काम करती हैं। बड़े बड़े अपने जिसको कहते हैं फ़ायदे लेने के लिए, बड़ी बड़ी तनख्वाहों के लिए काम कर रही होती हैं और गैर ज़रूरी तौर पे अवाम पे बोझ डालती हैं। और नेपरा तो ख़ास तौर पे इस हवाले से बड़ा बदनाम है। ये हसनात साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें अब होता क्या है मारूफ, कि मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे रह जाता है। सोशल मीडिया जो एक झूठ चलता है और चलते चला जाता है। ये बड़ी हॉरिफाइंग खबर थी कि जी एकदम से आप बैठे बिठाए जो प्राइवेट कंज्यूमर है उनको तो आप पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर लेने के बाद फिर आप रजिस्टर करवाएंगे, फिर फ़ीस देंगे। देखिए, बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि जो इस वक्त पिछले 3 सालों से सोलराइजेशन के ख़िलाफ़ जो लोग बैठे हैं, जो जिस अंदाज से माफियाज़ बैठे हुए काम कर रहे हैं, और आप देख लें IPPs का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो 500 अरब रुपया बैठे बिठाए कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे लेते हैं। बिजली ज़्यादा पैदा हो गई है और बिजली खर्च, ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया एक अजीब व गरीब ड्रामा हो रहा है कि इतनी बिजली ज़्यादा है कि बिजली कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत अब इनको IPPs को कहती है कि बिजली ना पैदा करें, लेकिन वो पैदा भी नहीं करते और बैठे बैठाए वो कैपेसिटी पेमेंट भी लेते हैं। अब लोगों ने 3 साल में हुकूमत ने खुद इनकरेज किया, पंजाब गवर्नमेंट ने किया, इस हुकूमत ने किया कि जी सोलर पे जाएं, सोलर पे जाएं। अब सोलर धड़ाधड़ लगना शुरू हुआ तो पावर डिवीजन को तकलीफ़ होना शुरू होगी। ये बिगेस्ट एनर्जी होल 5 ट्रिलियन का इनका आप देखें खसारा हो चुका है, ये बिजली और गैस का। लेकिन आप देख लें, ना अपने जिनको ठीक करते हैं, ना अपनी डिस्को को ठीक करते हैं, ना अपने ट्रांसमिशन लॉसेस ख़त्म करते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ख़त्म करते हैं, ना करप्ट प्रैक्टिसेस ख़त्म करते हैं। आज आके जहाँ से थोड़ा सा उनको फ़ायदा नज़र आता है उनके ऊपर तलवार चला देते हैं। अभी तो एज़ वी स्पीक ठीक कह रहे हैं हसनात साहब, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है ये हिफ्ज़ बात तकद्दम के तौर पे अगर ये खबर आ गई, मैं इसको इस तरह देखूँगा कि अगर कहीं कोई प्लान हो भी रहा है, मुझे कोई शक नहीं है कि बड़ा इख्तलाफ है। जो वैस लगारी साहब हैं उनसे लोग बहुत, गवर्नमेंट में बैठ के लोग बहुत डिफ़र करते हैं कि उनका कोई एजेंडा ही कुछ और है। मैं नहीं कहता, लोग कह रहे होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जो आम आदमी है उसकी प्रोटेक्शन हो। ये छोटे सार्फिन जो है इनको कैसे 200 से शुरू हुए थे यूनिट फ्री देने वाली बात, आहिस्ता आहिस्ता IMF कहने पे, किसके कहने पे वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। अब सवाल ये है कि जी बैठे बैठाए ऐसा क्यों होता है? ये नी जर्क रिएक्शन इसलिए होता है कि इन्हें समझ नहीं आती कि अपना सालाना ख़र्चा पूरा कैसे करना है। एक तजवीज़ आती है और छोटी सी तजवीज़ आई भी होगी, उसकी अप्रूवल नहीं आई होगी, किसी के हाथ चढ़ी उसने बात कर दी, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है मारूफ कि ये इस तरह के प्लान होते रहते हैं। मैं हसनात साहब आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि इसकी प्रोवोकेशन क्यों है? देखिए, अपरेंटली तो लगता है इसमें ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ना कि जो काम पावर डिवीज़न का है, अपने खसारे कम करना,
आप बिजली जिस तरीके से कैपेसिटी पेमेंट है, IPPs के मायदे नहीं हुए, आज आके सोलर इसके ऊपर तलवार चला देते हैं, जिसके ऊपर लोगों ने अपने असासे बेच के, गाड़ियाँ बेच के 80-80 हज़ार का बिल आता है, उन्होंने सोलर छोटे छोटे लगाए हैं, अब उनके खिलाफ पीछे पड़ गए। कोई ना कोई हर रोज़ नया बहाना कि लोग इससे भाग जाएँ, पीछे हट जाएँ और हमसे बिजली ख़रीदें। जी सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बहाना तो बिल्कुल है हर तरह का, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ऐड करता चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ओल्ड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं है, उनके लिए वही सब कुछ है जो कि चल रहा है, लेकिन उनके जब तक उनका लाइसेंस है, यस। लेकिन जो न्यू कंज्यूमर्स हैं वो आज पाकिस्तान का जो जितना भी कंज्यूमर है वो इतना पढ़ा लिखा है या इतना बाकाबिल है कि वो अभी सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ जा रहे हैं और बैटरीज लगा रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बैटरीज का आप बूम देखेंगे, जितने भी लोग हैं, जितना भी कंज्यूमर है, जिसको भी प्रज्यूमर कहते हैं, वो सारे ऑफ ग्रिड हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ठीक कर रही है वो ज़रूर अप्रिशिएट करनी चाहिए, जिसमें सबसे नंबर 1 पे इस टाइम चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो असेंबली लाइन पॉलिसी है फॉर स्टोरेज सिस्टम्स फॉर बैटरीज वो बन चुकी है और फिर PM साहब को प्रेजेंट भी हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह अनकरीब वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है। आपको मैं बताता चलूँ 35 से 40 असेंबली लाइंस जो है वो स्टोरेज की, बैटरीज की, वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं और अगले माह से या मई जून से वो प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर रही हैं। और इसमें जो प्रोडक्शन लोकलाइजेशन हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए आज भी एक इवेंट हो रहा है चाइना में, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन और PPIB और सब मिलकर करवा रहे हैं और इसीलिए करवा रहे हैं ताकि B2B जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और बिल्कुल करंट है सब्जेक्ट से। अभी देखें ये जो बात हो रही है हमारे कार्टेलाइजेशन की और आपने माफियाज़ की, अगले दिन एक नेशनल असम्बली की कमेटी में ख्वाजा आसिफ साहब ने हाथ उठा दिए कि इन IPPs का हम कुछ नहीं कर सकते। आपके ख्याल में ये अब हाइडल को बिल्कुल बिजली पैदा करना पानी से कहाँ चला गया, डैम नहीं बनने पा रहे, IPPs वाले जो पुराने मायदे हैं उनको रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं, बैठे बैठाए कैपेसिटी पेमेंट पे 500 अरब रुपया लेते हैं, वो भी डॉलर में। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या हुकूमत ये कभी इनके चुंगल से बाहर निकल पाएगी, कभी ये अपने तौर पे कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा बनाएगी कि बिजली सस्ती मिले और वाफर मिकदार में मिले और ये हम महंगे अपना तेल बाहर से मंगवा के जो हम बिजली पैदा करते हैं इससे हमारी जान छूटे? जी तो देखें, जब ये इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स रखेंगे, आपको मैं बताऊं कि मैं परसों तक मैं इंडोनेशिया था और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी इंडोनेशिया को ये प्रेजेंट कर रहा था कि उनको सोलराइजेशन किस तरह करनी चाहिए। वो हमें इस चीज़ के लिए उन्होंने बुलाया हुआ था कि हम उनको थोड़ा सिखाएं कि हमने पाकिस्तान में किस तरह इतना ज़्यादा सोलराइजेशन की है, विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑल द कंट्रीज़। तो अगर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अगर फैसले बंद कमरों में करेगी, वो फैसले वो लोग करेंगे जो इस IPPs का मेन क्या कहते हैं उसे बेस बुनियाद है, तो वो तो कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे। IPPs को घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, कभी भी उसको ख़त्म नहीं करेंगे। देखिए ये बड़ा अच्छा मौका था कि जो LNG है वो कतर ने बंद कर दिया और उसने फोर्स मेजोर लगा दिया। अब कम से कम अपने जितने भी IPPs थे LNG वाले उनको फोर्स मेजोर पे ले जाते हैं, किसी और तरह की उसके अंदर चीज़ें लेके जाएं। प्लस यहाँ पे हम ये भी हमने काफ़ी दफ़ा रिकमेंडेशन की कि आप IPPs को व्हीलिंग जो CTBCM है वो प्रपोज करें ताकि वो अपने कंज्यूमर्स ढूंढ के उनको बिजली प्रोवाइड की जाए। अच्छा, ताकि डिमांड इंक्रीज हो। साहब लास्टली बस जाते जाते ना एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा उन सार्फिन के लिए जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो सोलर लगवाना चाहते हैं, जो जितनी भी गलतफहमी है इससे मुतालिक बस एक 1 लाइनर दे दें कि वो लगवाएं ना लगवाएं, या जो उनके जहनों में गलतफहमियां पैदा हुई हैं वो किस तरह से दूर हो। जी, मैं बिल्कुल आपके सब कस्टमर्स को बताना चाहूँगा कि जो भी सोलराइजेशन की तरफ जा रहा है वो ज़रूर जाए। यस, वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ जाए, वो बैटरीज की तरफ जाए। अभी कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई, आज की डेट में कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। जो पॉलिसी फरवरी में आई थी वही अवेलेबल है, कोई नया रूल नहीं आया। जो ये नेपरा के लाइसेंस की बात की जा रही है यूट्यूबर्स की तरफ से, बाकी सब की तरफ से, या कोई नई चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट ओल्ड थिंग। तो लोग लगाएं, ज़रूर सोलराइजेशन करें, बैटरीज लगाएं, हाइब्रिड लगाएं और इंडिपेंडेंट हो। ओके, ऑलराइट। हसना साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एहतशाम साहब आप भी हमारे साथ थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ अहम दीगर इशूज़ हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सस्ती और माहौल दोस्त गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत ने अहम इकदामात का फैसला कर लिया है। गाड़ियों के हवाले से 2 अहम खबरें हैं। पहली ये है कि वफाकी हुकूमत ने दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी ख़त्म करने का उसूली फैसला किया है। बाज़ाब्ता ऐलान 5 साला नई ऑटो पॉलिसी में मुतवक्के है। जबकि दूसरा, वज़ीर आज़म ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग में तेज़ी लाने के लिए इकदामात की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया है कि आइंदा 5 साल के दौरान 30% गाड़ियों को बरक़ी गाड़ियों में बदलने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिससे तेल की दरामद में तकरीबन
4.5 अरब डॉलर्स की बचत मुतवक्के है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के तनाजुर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़रोग न सिर्फ ईंधन की दरामदी बोझ में कमी का बाइस बनेगा, बल्कि ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई सलामती के लिए भी इंतहाई अहम करार दी जाती है। इन दोनों खबरों के और असरात हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद खान साहब, EV एक्सपर्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएगा, हुकूमत की जानिब से ये जो 2 अहम इकदाम उठाए गए हैं, इसके क्या देर पर असरात हो सकते हैं और कैसा इनको आप देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये गवर्नमेंट 2 पॉलिसीज पे जो काम कर रही है वो है EVs पे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। दूसरी तरफ है यूज गाड़ी के। 2 बातें जो भी आपने इंट्रो में दी। यूज गाड़ी के लिए जाहिर है इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसको हमें रियलाइज करने की जरूरत है, और वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये है कि हम इस वक्त IMF के एक प्रोग्राम में, और IMF ये कहता है कि टैरिफ बेस्ड, यानी कि जो ड्यूटीज पाकिस्तान में लगी हैं उसको रिड्यूस कर दी जाए और मार्केट को ओपन किया जाए। ये सिनेरियो पे हम गवर्नमेंट काम कर रही है। एज ए एक्सपर्ट आर्ट टू पार्ट्स मैं ये समझता हूँ ये पॉलिसी पाकिस्तान की अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल और मरहला होगा। वो वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर हम पहले कहते थे कि यूज गाड़ी अगर आती है और ओपन कर देते हैं अगले 3-5 साल के बाद, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कैप है जो कि इंपोर्ट होगी। और हमारी जो इकोनॉमी है, हमें इस चीज को समझना है कि हमारी इकोनॉमी बेस्ड ऑन IMF के फंड्स पे, रिजर्व आपके पास बड़े सिलेक्टेड होते हैं। हमने 5 साल पहले ये देखे हैं ऐसे वाकयात कि पाकिस्तान में LCs नहीं खुल पाई थी, रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। ऐसे सिनेरियो में इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पाएगा, एक बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं EVs पे। EVs गवर्नमेंट जाहिर है चाहती है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की प्रमोशन हो, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। दुनिया का अगर हम मवाजना करते हैं तो दुनिया में हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी EVs जिन डेवलप मुल्कों ने की, उन डेवलप मुल्कों ने सब्सिडी दी है, तो EV की मार्केट वहां पे पेनिट्रेट कर पाई। पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी ये चाहती है कि हम EV को प्रमोट करें आम लोगों के लिए, ताकि उसको सब्सिडी दी जाए और प्राइसेस कम हो सके। तो ये दूसरा सिनेरियो। इसके पास जो गवर्नमेंट का एनालिसिस है कि हम अगले 5 साल में वॉल्यूम को 30% कर लेंगे और फ्यूल की इंपोर्ट को कम कर लेंगे, ये एक पॉइंट है। मगर हम यहाँ अगर मवाजना करें पिछले 5 सालों में इंपोर्ट हुई कितनी, ये जो गाड़ियां हमारे यहाँ पाकिस्तान में CBU यानी कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट आ रहा है, और कुछ प्लांट्स ऐसे लगाए गए हैं जिसमें असेंबलीज हो रही हैं, उनका अगर हम डेटा देखते हैं तो आप अभी पाकिस्तान का इंपोर्ट डेटा देखेंगी तो इन व्हीकल्स की और असेंबली पार्ट्स का, तो ये ट्रेंड हमारा अपवर्ड जा रहा है, यानी कि ट्रेंड बढ़ रहा है, इंपोर्ट हमारी बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां इंपोर्ट बढ़ेगी, इससे वाबस्ता पाकिस्तान में जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी मुश्किलात है कि आप उनसे वो पार्ट्स नहीं ले रहे, वो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे। तो हमें जो चीज को देखना है लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखें स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज बनाई जाती है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां से हम रिकवरी करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसमें जो मुझे मुश्किलात नजर आ रही हैं इन पॉलिसीज में, वो ये है कि आने वाले वक्त में इकोनॉमी बेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी बल्कि असेंबली बेस होगी, जिससे इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ेगा। अच्छा मशहूद साहब, असेंबल तो पहले भी होती हैं, हमने देखा है बड़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर असेंबल कर रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं कि अब लेबर भी उसके लिए चाहिए, जाहिर सी बात है, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर उसके लिए अमला इतना ज़्यादा काबिल भी होना चाहिए, सारी चीज़ों की उसको मालूमात भी होनी चाहिए, तो ये सारे मामलात भी हैं। तो इसको भी बताइएगा। फिर चार्जिंग पॉइंट्स के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं कि चार्जिंग पॉइंट्स भी उसके लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आगे आने वाले 5 सालों में हो सकेंगी मुमकिन? जी, पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहला पॉइंट ये है कि आपने कहा यार वो असेंबली करेंगे तो उनको लेबर भी डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल डेफिनेटली। देखिए, कोई भी असेंबली प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब भी कोई लगता है तो स्किल मैन पावर्स की ट्रेनिंग होती है। आइदर यू कि आप वो खुद ट्रेनिंग कर रहे होते हैं विद दी स्किल्स वर्कर्स की, या आप किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी और स्किल्स डेवलपमेंट की जाती है। तो ये दोनों सूरतें में हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब असेंबली होती है ना, तो पार्ट्स आपके लोकलाइज नहीं होते। ईवी में जो 3 बड़े कंपोनेंट हैं, वो बैटरी है, मैनेजमेंट सिस्टम है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है। तो ये जाहिर आपकी इंपोर्ट होगी,
मगर अदर देन बॉडी पार्ट जो पाकिस्तान में देखा जाए कि कई बॉडी पार्ट, इंटीरियर पार्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, तो उनको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, उनकी फैसिलिटी को यूज करना चाहिए। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपने कहा जैसे ही ईवी को पाकिस्तान में हम प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल चार्जर्स यूनिट की बहुत बड़ी जरूरत है, और इसमें जो गवर्नमेंट अभी प्लानिंग कर रही है उसमें भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इलेक्ट्रिकल चार्जर्स यूनिट के लिए बाहर से हम किसी चाइनीज कंपनीज को या फॉरेन कंपनी के साथ पाकिस्तान का कोलैबोरेशन कराएं और वो चार्जिंग यूनिट्स मुख्तलिफ एरियाज में सिटी टू सिटी डेवलप किए जाएं और लगाए जाएं दिन। सही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मशहूर बात है, अब गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के इकदाम तो उठाए जा रहे हैं, देर पा भी होंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म को पहुँचा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।